Okay, good morning all students. Good morning, ma'am. Okay, let's continue our chapter number 4, Good morning, ma'am. food security in India. Yes, good morning all. Let's continue. The food insecure people are disproportionately large in some regions of the country, है ना। आप देखेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर लोग जो है वो कैसे रह रहे हैं, यानी कि फूड से काफी ज्यादा जो है वो इनसिक्योर हैं। ठीक है, सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स। किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं? ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहां पर इनसिक्योर हैं पीपल? जहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है, ठीक है ना, जहां पर लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, उन एरियाज के अंदर, उन स्टेट्स में विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, जहां पर देखेंगे कि आप गरीबी बहुत ज्यादा है ना। ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज, ट्राइबल एरियाज है और रिमोट एरियाज, हिली एरियाज जैसे एरियाज है जहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। रीजन्स मोर प्रॉन टू नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा, और वो रीजन्स जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो आते रहते हैं। इन फैक्ट द स्टेट्स ऑफ यूपी, ईस्टर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न पार्ट्स, कौन से स्टेट्स आ रहे हैं इसके अंदर? जैसे कि आपका यूपी वाला पार्ट हो गया, यूपी में भी कौन सा? ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पार्ट ऑफ एमपी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं जहां पर क्या देखने को मिलता है, लोगों के पास में खाने की कमी है। ठीक है, एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। ठीक है, तो इन एरियाज में आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के अंदर भी काम बहुत ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनको प्रॉपर वर्क कई जगहों पे नहीं मिलता। स्लम एरियाज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है वहां पर, उन एरियाज के अंदर लोग जो है वो इनसिक्योर होते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। देखो, जो भूख होती है ना, वो दूसरा इंडिकेटेड है। आप क्या देखेंगे कि फूड इनसिक्योरिटी का, हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। देखो, यही नहीं है कि सिर्फ हंगर जो है वो एक्सप्रेशन ही नहीं है पॉवर्टी का, वो क्या है, आप ये देखेंगे कि पॉवर्टी लेकर भी आता है। क्या, कैसे लेकर आता है? जैसे कि किसी फैमिली के अंदर उसके पास में खाना अवेलेबल है लेकिन वो खा नहीं रहा है, तो क्या होगा? खाएगा नहीं तो उसकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो वो क्या करने, अपने किसी काम को करने में सक्षम नहीं होगा ना, तो वो क्या लेकर आएगा अपनी फैमिली के अंदर? वो जब काम ही नहीं कर पाएगा तो क्या लेकर आएगा? पॉवर्टी लेकर आएगा, है ना। ठीक है, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। देखिए, हंगर के कितने डायमेंशंस होते हैं? क्रॉनिक एंड सीजनल। क्रॉनिक का क्या मतलब होता है? क्रॉनिक जो होती है ना, क्रॉनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चले, लॉन्ग टाइम पीरियड, एक लंबे समय तक के लिए जो हंगर चलती है उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक कहेंगे। एंड सीजनल क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ टाइम पीरियड होता है, वहां पर लोगों को काम मिलता है, बाकी टाइम पीरियड पे नहीं मिलता है, तो उस टाइम पीरियड में उन लोगों के पास में खाने को नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? सीजनल कहलाएगा। क्रॉनिक हंगर is a consequences of diet persistently inadequate in term of quantity एंड और क्वालिटी। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो क्रॉनिक हंगर है ना, क्रॉनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर कोई परिवार है, लंबे समय तक उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्वालिटी नहीं मिल रही है या क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्रोनिक हंगर को रेफर करता है ये। ठीक है, किसी भी फैमिली के अंदर लंबे समय तक प्रॉपर खाना ना मिलना, लंबे समय तक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रॉनिक हंगर कहेंगे। पुअर पीपल सफर फ्रॉम chronic hunger because of their very low income and in turn inability to buy food even for survival। देखिए, पुअर पीपल्स जो होते हैं वो जनरली क्रॉनिक हंगर से सफर करते हैं क्योंकि उनकी क्या होती है? इनकम बहुत कम होती है ना, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो प्रॉपर डाइट जो है वो कंज्यूम कर सके। ठीक है, खाना जो है प्रॉपर नहीं खा पाते हैं। तो सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। और सीजनल हंगर क्या है? सीजनल हंगर वो होता है जब
एग्रीकल्चर सेंटर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जब आप ग्रो करेंगे ना, जब प्लांट स्नोइंग होती है और हार्वेस्टिंग होती है, उस टाइम पीरियड के बीच में कोई काम नहीं होता है, तो लोगों के पास में कोई काम नहीं होता, काम नहीं होगा तो क्या होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, सीजनल, एक तरह से पॉवर्टी भी कह सकते हैं, सीजनल पॉवर्टी, है ना। लोगों के पास पैसा नहीं होता है और प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, तो सीजनल हंगर कहेंगे इसको। ठीक है, दिस इज प्रिविलेंट इन रूरल एरियाज। ज्यादातर कहाँ होते हैं ये, कहाँ देखने को मिलते हैं, सीजनल हंगर कहाँ देखने को मिलेगी आप लोगों को, रूरल एरियाज के अंदर मिलेगी, क्योंकि वहीं एग्रीकल्चर वर्क ज्यादा होता है, एक्टिविटीज ज्यादा प्रिवेल होती है, बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी का नेचर क्या होता है, सीजनल होता है। एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर्स। अब देखो अर्बन एरियाज के अंदर कैसा हो जाता है, कैजुअल लेबर्स, कभी काम मिल गया कभी काम नहीं मिला, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो काम मिल गया, ठीक है, काम मिल गया तो पैसा मिलता है, लोग खाना खा लेते हैं, नहीं मिल पाता है तो क्या रहते हैं वो लोग, भूखे रहते हैं। देर इज लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना, जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पीरियड में सारा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो जाता है, तो उस ड्यूरेशन में क्या रहता है, लोगों के पास में काम नहीं रहता। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सीजनल हंगर। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, तो यही वो टाइम होता है जब लोगों के पास में काम नहीं होता है और लोग जो है इस समय भूखे रहते हैं। अब देखिए परसेंटेज की बात कर लेते हैं हम लोग। The percentage of seasonal as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table। देखिए ये जो टेबल दिखाई गई है इसके अंदर हमें ये बताता है कि इंडिया का जो डेटा है, जो हंगर है, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1983 के अंदर सीजनल हंगर कितनी थी, 16.2 थी, और 1999 और 2000 के अंदर ये कितनी रह गई है, 0.6। यानी कि दोनों ही जो हंगर है, चाहे वो क्रॉनिक हो चाहे सीजनल हो, वो कम हुई है। ठीक है, डिक्लाइन हो रही है। क्रॉनिक में देखिए 2.3 से लेकर 0.3 रह गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए मेरे को। ओके, इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिया का एम क्या रहा था कि हम लोग कह रहे हैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं फूड ग्रेन्स के अंदर, कि इतना प्रोडक्शन हमारे कंट्री के अंदर हो जाना चाहिए कि हमें कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जब इंडिपेंडेंस हुआ, भारत जब आजाद हुआ, तो हम लोग क्या बन चुके थे, सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर अडॉप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत आजाद होने के बाद में गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज चलाई, है ना, जिससे कि क्या हुआ, फूड ग्रेन्स को यानी कि जो प्रोडक्शन है फूड का, उसको क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, जिसने कि प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और राइस के अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ये रही थी, है ना। अब हमें इतना हम लोग ग्रो कर लेते थे कि हमें किसी भी कंट्री से बाहर से व्हीट और राइस मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, इंदिरा गांधी देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव strides of green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled wheat revolution in July 1968। देखिए जो हमारा रहा था कि जो व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब क्या कितना बढ़ा था वो देख लेते हैं। Success of wheat was later replicated in rice. The increase in food grains was, however, disproportionate. The highest rate of growth was achieved in UP. सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेट था प्रोडक्शन का, ग्रोथ का, ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर सक्सेसफुल रहा था, ये यूपी के अंदर रहा था, एंड एमपी में रहा था। कितना, which was 44.01 and 30.21 million ton in 15-16। कितना प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे इसका,
15-16 की बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब तो और ज्यादा अगर आप देखेंगे तो 44.01 एंड 30.21, यानी कि यहाँ पर यूपी के अंदर 44 और एमपी के अंदर 30.21 आपका प्रोडक्शन रहा था मिलियन टन्स के अंदर। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज, टोटल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कितना रहा था, 252.22 मिलियन टन इन 2015-16। अगर टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास में अब इतना स्टॉक हो चुका था ना काफी ज्यादा कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं था रहना था। एंड इट हैज चेंज टू 275.68 मिलियन टन इन 2016-17, और ये चेंज होकर कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 252 है, यहाँ पर 275.68 मिलियन टन, यानी कि और ज्यादा 16-17 के अंदर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। यूपी एंड एमपी recorded a significant production in field of wheat which was 26.87 and 17.69 million ton in 2015-16 respectively। अब प्रोडक्शन अगर सिर्फ व्हीट की बात करें ना तो आपका देखेंगे यूपी के अंदर कितना है, 26.87 मिलियन टन, और एमपी में कितना है, 17.69 मिलियन टन। 15-16 की बात ओनली यूपी में है बेटा, मैम, ओनली यूपी में इतना? हाँ सिर्फ यूपी की बात कर रही हूँ, यूपी एंड एमपी। यूपी के अंदर कितना, 26.87 मिलियन टन, और एमपी के अंदर ये रहा था 17.69 मिलियन टन। ये कौन से ईयर का डेटा बता रहे हैं आपको, 2015-16 की बात कर रहे हैं, ठीक है मैम। मतलब अब तो और भी इंक्रीज हो गया हाँ होगा। बिल्कुल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल एंड यूपी, अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल एंड यूपी। ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस के अंदर भी यूपी का नंबर 1 आता है 15.75। देखो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन 15.75 एंड 12.51 मिलियन टन इन 2015-16 रेस्पेक्टिवली। ये यूपी का डेटा, राइस का प्रोडक्शन भी यूपी बंगाल के अंदर काफी ज्यादा रहा था, ठीक है। तो आप यूपी का देख सकते हैं, यूपी हो गया, बंगाल हो गया, एमपी हो गया, यहां पर वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा रहा था, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स के अंदर ही रहा था, है ना, ये कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज के अंदर इसका प्रोडक्शन जो था वो काफी सक्सेसफुल रहा था, सारी कंट्री में नहीं रहा था। देन वी विल टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। Since the advent of the green revolution in the early 1970s के अंदर जो green revolution आया था, the country has avoided famine even during adverse weather condition। तो चाहे weather condition कैसी भी रही हो, है ना, बेकार वेदर कंडीशंस भी रहे हो, बहुत कंडीशंस खराब भी रहे हो, तब भी हमारे पास में अब क्या रहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे पास में फेमाइन की स्थिति जो थी वो नहीं आई थी, यानी कि जो लोग थे वो भूख से अब सफर नहीं कर रहे थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक था वो काफी ज्यादा था। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। लास्ट 30 ईयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे अब हम लोग क्या हो चुके हैं, फूड प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरी जो कंट्री है वहां पर अलग अलग वेराइटीज के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर पा रहे हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री, यानी कि चाहे वेदर कंडीशन कैसी भी हो, है ना, कंट्री के अंदर हमारे पास में प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं पड़ता। अब देखिए, इंडिया सिंस 2000 लेवल हैज फर्दर बीन इंश्योर्ड विद ए केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। तो हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा बना रखा है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है डिस्ट्रीब्यूशन में। दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स, देखो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये 2 सिस्टम चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहां पर देखिए प्रोडक्शन को 1960-61 के अंदर कितना प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, ठीक है, 80 मिलियन टन, जो कि अब कितना रह गया, देखो कितना इंक्रीज हुआ है। 18-19 का डेटा क्या बता रहा है, 281.37 मिलियन टन। तो आप लोग देख रहे हैं ग्राफ कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है। यस मैम, ठीक है, यस मैम। ये आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एनुअल रिपोर्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू 2018-19 की, ठीक है। अब देखिए बफर स्टॉक क्या होता है,
है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, लोग गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स बनाती हैं जहां पर लोगों तक जो है वो कम प्राइस के अंदर पैसा फूड ग्रेन्स जो है वो पहुंचता है। वो क्या क्या सिस्टम्स रहते हैं, क्या नहीं रहता है, वो बता देता। तो सबसे पहला आप हम बात करेंगे बफर स्टॉक की, है ना। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस, है ना, प्रोक्योर बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एफसीआई। एफसीआई क्या करती है कि फार्मर्स से एक फिक्स प्राइस के अंदर सारा फूड ग्रेन्स जो है, स्पेशली आप देखेंगे व्हीट और राइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर लेती है, ले लेती है फार्मर्स से डायरेक्ट, और फिर उसके बाद में उसको गोडाउन्स के अंदर रख देती है। ठीक है, द एफसीआई परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, यानी कि आपने अपने फील्ड के अंदर काम किया, आपने अपना कंजप्शन जितना करना है आपने रख लिया, उसके बाद जो फार्मर्स के पास सरप्लस बचता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो बचता है, जो उसको सेल आउट करना होता है, उसको लेकर क्या करती है गवर्नमेंट, परचेज कर लेती है। ठीक है, द फार्मर आर पेड ए प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। अब देखिए फार्मर्स के लिए भी क्या करती है गवर्नमेंट, पहले से ही जो प्राइस है वो आप लोगों ने भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर पहले ही अनाउंस कर देती है प्राइस को। ठीक है, दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसे क्या कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट पहले ही क्या कर लेती है, अनाउंस कर देती है। ठीक है, the NSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentives to farmer for raising the production of these crops। देखिए ये क्या करती हैं, बिफोर सोइंग ही डिक्लेयर कर देती है, ताकि जो फार्मर्स हैं अपनी फसल का अच्छे से ख्याल रखे, प्रोडक्शन पे ध्यान दे और अच्छा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो वो पहले ही क्या कर लेती है, डिक्लेयर कर देती है प्राइसेस को। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर इन ग्रैनबरीज, और वो फिर क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स को परचेज करती है एफसीआई, उसको ग्रैनबरीज के अंदर स्टोर करते हैं ये लोग। डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या आपको पता है कि ये क्यों स्टॉक बनाए गए हैं, है ना? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफेक्ट एरिया एंड अमंग द पुअरेस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एट द प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस। ये इसलिए स्टॉक्स बनाए जाते हैं ताकि उन एरियाज में जहां पर फूड की कमी हो, या किसी तरीके का डिजास्टर की प्रॉब्लम आ जाती है, नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो, या पुअर पीपल्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मार्केट की प्राइस को। ठीक है, तो उन लोगों के लिए उन सोसाइटीज के लिए ये गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स को ग्रैनरीज के अंदर स्टॉक में रख लेती है। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस, और जो मार्केट का जो प्राइस होता है उसे क्या कहते हैं, इशू प्राइस कहते हैं। जैसे कि आप है, नॉर्मल इंसान है, वो क्या करता है, शॉप पे जाता है, अपना जो भी फूड ग्रेन्स है वो लेकर आता है। ठीक है, लेकिन पुअर जो पीपल है वो जाके मार्केट से उस प्राइस पे नहीं लेके आ पाता, तो मार्केट वाली जो प्राइस है उसे हम क्या कहेंगे, इशू प्राइस कहेंगे। ठीक है, This also helps resolve the problem of shortage of food during adverse weather condition। और इसके अलावा क्या एम है इस गवर्नमेंट पॉलिसी का, ये स्टॉक बनाने का, कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं, जब बैड वेदर कंडीशंस होती है उस ड्यूरेशन के अंदर फूड की शॉर्टेज हो जाती है, उस फूड की शॉर्टेज को हटाना ही, उस फूड प्रॉब्लम्स को हटाना ही क्या इसका एम रखा गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लाइमेटीज। ठीक है, क्लाइमेटीज आ जाते हैं, ड्राउट है या फ्लड आ गया, तब क्या करेंगे, क्या खाना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे ना। तो ऐसी सिचुएशंस को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, पहले से ही स्टॉक करके रख लेती है, ताकि ऐसे सिचुएशन के अंदर वो वहां से ग्रेन्स को प्रोवाइड करवा सके लोगों तक। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था पेंडेमिक में क्या हो रहा था, लोगों को अनाज दिया जा रहा था, है ना, दाल चावल डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, नहीं कर रही थी गवर्नमेंट, कर रही थी मैम, है ना, तो वो वहीं से होता है बेटा। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है, यानी कि लोगों तक ये सारे जो फूड ग्रेन्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या होता है कि जो एफसीआई होती है ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, एफसीआई क्या करती है, फार्मर्स से सारा फूड ग्रेन्स जो है वो ग्रैनरीज में स्टॉक कर लेती है, उसके बाद में वो क्या करती है, राशन शॉप्स जो होती हैं वहां पर पुअरर सेक्शंस के लिए जो फूड ग्रेन्स हैं वो
वहां तक भिजवाती है। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस इसे ही बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन शॉप्स जो होती है ना उसे बोलते हैं। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज। आज के टाइम पर आप देखेंगे राशन की दुकानें सब जगह हैं, है ना, विलेजेस में है, टाउन्स में है, सिटीज में है। देयर आर अबाउट 5.5 लाख राशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। कितनी आप देखेंगे, 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं अगर हम पूरे कंट्री की बात करते हैं तो, ठीक है। राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, इनको क्या बोला जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि लेस प्राइस के अंदर लोगों तक फूड ग्रेन्स अवेलेबल होता है। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर, क्या क्या स्टॉक में रहता है इनके पास में, शुगर रहती है, केरोसिन रहता है फॉर कुकिंग, ठीक है। दीज आइटम आर सोल्ड टू पीपल एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। लोगों तक, जो पुअर पीपल है उनको जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस के अंदर लोगों तक ये सारे जो चीजें हैं वो आइटम्स पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। एनी फैमिली विथ ए राशन कार्ड कैन बाय ए स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम। देखिए आपको क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप गए पैसे दिए और लेकर आ गए, यहाँ पर आपको क्या दिखाना पड़ता है, राशन कार्ड दिखाना पड़ता है पहले, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अगर राशन कार्ड है आपके पास में तो आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि 35 kg ऑफ ग्रेन्स, 5 लीटर ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर एक्सेट्रा एवरी मंथ फ्रॉम द नियर बाय राशन शॉप्स। तो ठीक है, पर्टिकुलर मंथ वाइज आपको क्या करना होता है कि इतना इतना क्वांटिटी के अंदर आपको जो फूड ग्रेन्स वगैरह है या शुगर है या केरोसिन ऑयल वगैरह है वो आपको मिल जाता है राशन कार्ड से, ठीक है। एंड शुगर वगैरह इतना कम क्यों देते हैं? बेटा नहीं, 5 kg सिर्फ मंथ के अकॉर्डिंग 5 kg कम कहाँ है, 5 1 kg पर्सन के लिए गए, हाँ 1 पर्सन के लिए गया, 1 पर्सन के लिए नहीं होता है, फैमिली में कितना लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वैसे ये फैमिली के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक फैमिली के अंदर ढेर बच्चे और बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी रहता है तो जॉइंट में भी रहते हैं तो पर्टिकुलर अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग राशन कार्ड बनते हैं, ठीक है। मुझे लगा ऐसे फैमिली में बड़ी जॉइंट फैमिली में इतना कम देते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। देयर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड्स। अब देखिए एक ये समझने वाली चीज है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर राशन कार्ड भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी कि सबसे ज्यादा जो पुअर होता है उन लोगों के लिए कौन सा कार्ड होता है, अंत्योदय कार्ड होता है। एंड सेकंड इज बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों के लिए कौन सा कार्ड होता है, बीपीएल कार्ड होता है, उससे देते हैं। देन अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड फॉर ऑल द अदर्स, इसके अलावा जो कि अबव पॉवर्टी कार्ड होता है जो कि अदर लोगों के लिए ये रखा जाता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के कार्ड होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहां तक समझ में आया आपको पूरा? यस मैम। है ना, एक सेकेंड।